तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बच्चे हम लोग एक नया चैप्टर उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बच्चे देखते हैं अपने लोग। तो बच्चे कुछ डेफिनेशंस पहले पढ़नी पड़ेगी हमें। उन डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद ही आप आगे वाली थ्योरम्स कर पाएंगे। तो बच्चे नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास है उस डेफिनेशन का नाम है इंटीरियर पॉइंट, आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट। तो बच्चे किसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे उसके लिए आप डेफिनेशन लिखें। पहले सबसे पहले लिखें लेट एक्स कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। ये तो हर डेफिनेशन में लिखना ही लिखना है बच्चे। तो एक्स कोमा डी क्वेश्चन में एक मीट्रिक स्पेस दिया हुआ है। फिर हमने ए नाम का एक सबसेट लिया तो क्या लिखा, लेट ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट, लेट ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स। हमने x के अंदर से एक a नाम का सबसेट उठाया, यानी इस लाइन का मतलब है कि a सेट पूरा का पूरा x में कंटेन कर रहा है, यानी a के सारे एलिमेंट किस में है, x में। फिर हम इंटीरियर पॉइंट किसको बोलेंगे, देन कोई x नाम का पॉइंट जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, a में। ये x a में बिलोंग कर रहा है और अगर इस x को a का इंटीरियर पॉइंट बनना है तो उसे एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने से ये x a का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो मैंने क्या लिखा, देन x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। इसी x जो कि a में बिलोंग कर रहा है, इस x को अपने कहेंगे इंटीरियर पॉइंट किसका, a सेट का इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। कब कहेंगे इस x को, इस a का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ a इज नेबरहुड ऑफ x। सिंपल भाषा में इफ a इज नेबरहुड। बच्चे NHD इसकी फुल फॉर्म है नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, नेबरहुड। तो बच्चे अगर a नेबरहुड होगा किसका, x का। अब आप कहोगे इस लाइन का क्या मतलब है, तो बच्चे बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं। इस x को इस a का अगर इंटीरियर पॉइंट बोलना है तो इस a को x का क्या होना होगा, नेबरहुड। और x का नेबरहुड होने का मतलब, नेबरहुड को एक किस्म से ओपन सेट बोलते हैं। तुम ब्रैकेट में कहीं लिख लेना, नेबरहुड का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में ओपन सेट। तो इस लाइन को अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो ये कहना चाहता है कि x को सेंटर मानकर खींचा गया कोई ओपन स्फीयर, x को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का खींचा गया ओपन स्फीयर, अगर एक भी ओपन स्फीयर a में जाकर बैठने को तैयार है तो a को x का क्या कहेंगे, नेबरहुड। और अगर a x का नेबरहुड है तो फिर x a का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो बच्चे जब भी हमें x को a का इंटीरियर पॉइंट बोलना होगा तो आप x और a के बीच में बस एक ओपन सेट बिठा दो, क्योंकि हम जानते हैं, हमने प्रूव भी किया है, ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो बच्चे ये खुद अपने आप में एक ओपन सेट है। अगर x और a के बीच में तुमने एक ओपन सेट बिठा दिया तो फिर ये a नेबरहुड कहलाएगा किसका, x का, और x a का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो बच्चे ऐसे देखने में तो बहुत अजीब सी है डेफिनेशन, पर अगर आप लोगों ने सुना है इसको तो बिल्कुल इसी लैंग्वेज में इसको याद कर लो। बस आपको कुछ नहीं करना, अगर x को a का इंटीरियर पॉइंट बोलना है तो x और a के बीच में एक ओपन सेट बिठा दो। तुम कहोगे ये तो ओपन स्फीयर है, पर मैंने एक थ्योरम करवाई थी, इन अ मीट्रिक स्पेस ईच ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। तो ये अपने आप में ओपन स्फीयर के साथ साथ ओपन सेट भी है। तो अगर आप लोगों को किसी x पॉइंट को a का इंटीरियर पॉइंट बोलना है तो बस x और a के बीच में एक ओपन सेट बिठा दो। अगर बैठ गया तो x a का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट, और a x का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। तो हम नेबरहुड की डेफिनेशन भी लिख लेंगे अभी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन लिखें, इंटीरियर ऑफ a, इंटीरियर ऑफ a, या फिर a के ऊपर डिग्री का साइन, ये किसको शो कर रहा है, इंटीरियर ऑफ a। इसको इंटीरियर पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ a, या इसको लिखते हैं इंटीरियर ऑफ a। तो दोनों तरीके की रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे इंटीरियर ऑफ a लिख लो चाहे सीधा ये लिख लो। तो बच्चे ये क्या चीज़ होती है, इसके लिए लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है x कोमा d। तो इसका एक डायग्राम अगर बनाना चाहते हो तो बना लो। कैपिटल X नाम का तो एक मीट्रिक स्पेस हमने लिया हुआ है,
ए नाम का कोई नॉन वॉइड सबसेट लिया था जो कि एक्स में है। अगर कोई एक्स पॉइंट ए में इस तरीके से बिलोंग कर रहा है कि एक्स को सेंटर मानकर खींचा गया ओपन स्फीयर, इसका नाम क्या है बच्चे, एस एक्स कोमा आर। अगर ये ओपन स्फीयर ए में कंटेन कर रहा है तो फिर ये एक्स ए का क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट। तो एक रफ डायग्राम सा अगर ऊपर बनाना चाहते हो उस डेफिनेशन में तो बना लो बच्चे। धूप का रिफ्लेक्शन जहां आ रहा है वहां मैंने आपके लिए थोड़ा सा कवर कर दिया है, तो इसको देख लें बच्चे। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखे, इंटीरियर ऑफ ए या फिर ए इंटीरियर। बस ये डेफिनेशन नहीं पढ़नी है बच्चे, इससे रिलेटेड एक आधी छोटी छोटी थ्योरम है वो देख लेंगे अभी। लेट एक्स कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस। कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट है लिमिट पॉइंट, क्योंकि उसके भी यहाँ पे ही अगला चैप्टर होगा जो यूनिट आपकी थर्ड है बच्चे, तो वो ध्यान से समझना। इनकी तो कोई खास बात नहीं है, ये तो बस देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि डेफिनेशन अगर आ गई पेपर में तो लिख पाओ। एक्स कोमा डी क्या है बच्चे, मीट्रिक स्पेस। लेट ए बी ए नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स। ए कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका, एक्स का, तो नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स। फिर देन कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, देन कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए is called interior of A, इंटीरियर ऑफ ए, या फिर इसको बोलते हैं ए इंटीरियर, वेयर ए इंटीरियर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज इंटीरियर पॉइंट्स जो कि इस प्रॉपर्टी को रखते हैं x बिलोंग्स टू एस एक्स कोमा आर कंटेन इन ए। कुछ बुक्स इसको जी लिख देती है क्योंकि एज ये हमारे लिए ओपन सेट का काम कर रहा है और ओपन सेट का नाम हम नॉर्मली जी से लिखते हैं। तो x बिलोंग्स टू जी कंटेन इन ए वेयर जी इज एन ओपन सेट, वैसे भी लिख सकते हो, तो मैं लिखवा दूंगा जहां पर रेडियस किससे बड़ी है, 0 से। अब देखो ये किसकी डेफिनेशन थी, इंटीरियर पॉइंट की। अगर x और a के बीच में एक ओपन सेट जाकर बैठ जाता है तो बच्चे उस केस में x a का क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट। अब ऐसे ही मान लो कोई y पॉइंट है, उससे सेंटर मानकर जो ओपन स्फीयर ड्रॉ किया अगर वो भी a में जा रहा है तो y भी a का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। ऐसे करके a के जितने इंटीरियर पॉइंट होंगे उन सब की कलेक्शन अगर एक सेट में बंद कर दे तो वो क्या कहलाएगा, a इंटीरियर या इंटीरियर ऑफ a। तो बच्चे इंटीरियर ऑफ ए को अगर सिंपल भाषा में कहें तो ए के जितने भी लिमिट इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाकर तुम्हें समझाऊं। मान लो ये एक्स कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस है, तो इसके नीचे ये वाला डायग्राम बना लेना। ए कोई नॉन वॉइड सबसेट है एक्स का। अब देखो ये वाला पॉइंट तो मान लो एक्स है, सेंटर मानकर किसी r1 रेडियस का स्फीयर ड्रॉ किया। क्योंकि x से सेंटर मानकर जो स्फीयर ड्रॉ किया है वो a में बैठा है तो x a का क्या है बच्चे, इंटीरियर पॉइंट। ऐसे कोई y मान लो किसी r2 रेडियस का एक ओपन स्फीयर, क्योंकि आप देख पा रहे हो y को सेंटर मानकर r2 रेडियस का जो स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं वो भी a में बैठा है तो y भी a का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। तो कुल मिलाकर इस एग्जांपल के थ्रू आप कह सकते हो कि a इंटीरियर में जो जो a का इंटीरियर पॉइंट बनने को तैयार है। अब जैसे मान लो रैंडमली कोई z पॉइंट बना दिया और उससे सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ किया r3 रेडियस का, और आप देख पा रहे हो ये वाला z पॉइंट से जो स्फीयर ड्रॉ किया है वो पूरा पूरा a में कंटेन नहीं कर रहा, तो z a का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इस डायग्राम में सिर्फ 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जो a का इंटीरियर पॉइंट बनने को तैयार है। क्यों? क्योंकि वो वाले दोनों पॉइंट इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। जब यहाँ पर y करोगे तो यहाँ पर भी y करोगे और वो इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कह सकते हो a इंटीरियर में कौन कौन सा पॉइंट आया, x और y। तो इंटीरियर पॉइंट या इंटीरियर ऑफ ए, क्या इंटीरियर ऑफ ए या ए इंटीरियर क्या चीज होती है, ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट बन पाएंगे उनको अगर एक सेट में बंद कर दें। ये एक्स और वाई क्या है बच्चे, ए के इंटीरियर पॉइंट। तो ए में जितने भी इंटीरियर पॉइंट बनेंगे उन सबको अगर एक सेट में बंद कर दें तो वो क्या कहलाता है, ए इंटीरियर या फिर इंटीरियर ऑफ ए। तो 2 नाम है इसके, और होता क्या है, बस इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन। अगर बी के रूप में लिखें तो बी के इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन। तो बच्चे इसको और नोट कर लो। और नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो आप लोग, नेबरहुड। जो ऊपर नेबरहुड वर्ड यूज किया है उसकी भी डिटेल डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऐसी ही है जो ये लिखी है एज इट इज, बस वही लिखूंगा, बस थोड़ा अलग तरीके से। तो मैं ये सारा मिटो रहा हूँ बच्चे और नेक्स्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। तो आज की क्लास में ये डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है बच्चे, केयरफुली इसको अच्छे से पढ़ लेना। जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ उसी लैंग्वेज में याद कर लो, नहीं तो ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है बच्चे।
पर इसको अगर जिस लैंग्वेज में अपने पढ़ रहे हैं अगर वो याद कर लेते हो तो बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चे नेबरहुड, NEIGHBOURHOOD, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NHD, नेबरहुड। ठीक है बच्चे, थ्योरम्स में NHD वर्ड यूज करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन और देखो, तो सबसे पहले आपके पास x, d कोई मीट्रिक स्पेस है, तो ये लाइन तो हर एक में लिख ही देना, x, d बी अ मीट्रिक स्पेस। फिर लिखना लेट A बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, A कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका, x का। तो A कोई नॉन वॉइड सबसेट है, A का नहीं बच्चे, x का। फिर नेबरहुड, नेबरहुड किस चीज को कहेंगे, तो उसके लिए बच्चे देखें, देन A इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x, देन इस A सेट को हम नेबरहुड बोलेंगे किसी x पॉइंट का। A इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट x, जो कि कैपिटल X से आ रहा होगा। तो इस A को हम स्मॉल x का क्या बोलेंगे, नेबरहुड, कब, जब वो अपने अंदर किसी ओपन स्फीयर को बिठा के बैठा हो। इफ देयर एग्जिस्ट, ये किसका साइन है, देयर एग्जिस्ट, विद्यमान होना। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, ओपन सेट को नॉर्मली किससे लिखते हैं, G से, कंटेन्ड इन A, कंटेन्ड इन A मतलब A में रखता है, कंटेन्ड इन A। तो बच्चे ध्यान से सुनना ये डेफिनेशन, x, d कोई मीट्रिक स्पेस है, A कोई नॉन वॉइड सबसेट है x का, देन A को आप अगर नेबरहुड बोलना चाहते हो किसी भी x पॉइंट का, ये पॉइंट है बच्चे, शॉर्ट फॉर्म में PT लिख दिया, POINT, ठीक है बच्चे। A इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x, A को x का नेबरहुड कहेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G कंटेन्ड इन A सच दैट, अगर कोई G नाम का ओपन सेट A में इस तरीके से हो कि x किस में जाए, G में, और G किस में जाए, A में, जहां पर G क्या होना चाहिए, ओपन सेट, वेयर G इज एन ओपन सेट। बिल्कुल इंटीरियर पॉइंट वाली डेफिनेशन ही लिखी है, बस हमने सिंबल ओपन स्फीयर की जगह या ओपन सेट की जगह G वर्ड यूज कर लिया, वही तो लाइन लिखी है। G का मतलब ओपन स्फीयर या ओपन सेट से है, और उसको SX, R लिख सकते हैं। तो बच्चे A x का नेबरहुड कहलाएगा कब, बस x और A के बीच में क्या बिठा दो, ओपन सेट। और अगर G ओपन सेट है तो दैट मीन्स क्या लिखोगे, क्योंकि G अगर एक ओपन सेट है तो कोई चीज ओपन सेट कब होती है, जब उसमें कोई ओपन स्फीयर बैठा हो। तो इस लाइन का मतलब क्या है, SX, R, पक्की बात है G के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि G ओपन सेट है तो उसमें कम से कम एक ओपन स्फीयर होगा। और तुम्हें मैंने बताया भी था, ओपन स्फीयर कलेक्शन होती है उन पॉइंट्स की जिनकी सेंटर से दूरी R से कम या R के बराबर। और जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू किया था उसमें बताया था कि ओपन स्फीयर के अंदर सेंटर वाला पॉइंट तो होता ही होता है। आप अपनी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन देख सकते हो। तो इसमें सेंटर x है, तो इसको आगे ये भी लिख सकते हो, x तो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। और ये आगे जाकर किस में बैठा है, G में, और G आगे जाकर किस में बैठा है, A में। तो पूरी लाइन कनेक्ट हो गई, x बिलोंग्स टू G, ये और ये कंटेन इन G, और G आगे किस में कंटेन है, A में। और बच्चे इसकी वजह से आप A को बोल सकते हो x का क्या, नेबरहुड। क्यों, क्योंकि x और A के बीच में कौन बैठा है, G। तो बस ये जब भी नेबरहुड वर्ड क्वेश्चन में या थ्योरम में दिया होगा तो उसका मतलब ये लाइन गिवन है, और ये लाइन गिवन का मतलब ये लाइन भी गिवन है, क्योंकि G अगर ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर होगा, और ओपन स्फीयर जो भी चीज होती है उसका सेंटर तो उसमें हमेशा बिलोंग करता ही करता है। तो A x का क्या कहलाएगा, नेबरहुड। तो बच्चे ये डेफिनेशन याद कर लो। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ा था वैसे ही हम पढ़ रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो नाम से ही पता लग रहा है बाहरी बिंदु, एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर पॉइंट कैसे देखेंगे हम, उसके लिए क्या लिखेंगे, x, d कोई मीट्रिक स्पेस है, तो लेट x, d बी अ मीट्रिक स्पेस। फिर वही A नाम का कोई नॉन वॉइड सबसेट लिया, A बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x, A कोई नॉन वॉइड सबसेट है किसका, x का। देन किसी भी x पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे A सेट का, देन x इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ A
किसी ए सेट का एक्स को एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे कब? इफ एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैश। बच्चे ए डैश का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनना, जो पॉइंट्स ए डैश के इंटीरियर पॉइंट होंगे वो पॉइंट ए के क्या होंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। यानी किसी एक्स को ए का अगर एक्सटीरियर पॉइंट बोलना है तो उसी एक्स को ए डैश का क्या होना पड़ेगा? इंटीरियर पॉइंट। और अगर एक्स ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है तो बच्चे कोई भी बंदा किसी का इंटीरियर पॉइंट कब बनता है? जब उन दोनों के बीच में कोई ओपन सेट बैठा हो। तो इस लाइन का मतलब क्या है? दैट मीन्स एक्स को सेंटर मानकर अगर कोई ओपन स्फीयर ड्रॉ करोगे तो वो किस में बैठा होगा? ए डैश में। तभी तो एक्स ए डैश का क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट। और अगर एक्स ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स ए का क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। देखो तुम्हें पता है इंटीरियर और एक्सटीरियर अपोजिट बातें हैं। तो अगर एक्स ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है तो वो सिंपल वाले का क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखवाइए डेफिनेशन कि किसी एक्स को ए का अगर एक्सटीरियर पॉइंट बोलना है तो उस एक्स को ए डैश का इंटीरियर पॉइंट होना पड़ेगा। और वो अगर होगा तो फिर एक्स और ए डैश के बीच में क्या बैठा होगा? एक ओपन स्फीयर या एक ओपन सेट, क्योंकि ओपन स्फीयर भी अपने आप में क्या होता है? एक ओपन सेट। तो इसका भी एक रफ डायग्राम बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं बच्चे। ये एक्स कोमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है, ये डायग्राम जरूर बनाएं जिससे बातें समझ में आ जाएंगी बच्चे। ये कोई ए सेट बना दिया और अगर ये ए सेट है तो इसको छोड़कर ये जो डॉटेड वाला एरिया है सारा, ये बच्चे किसको डिनोट कर रहा है? ए डैश को। तो किसी एक्स को ए का एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर होना चाहिए, ए से बाहर होना चाहिए। तो किसी एक्स को ए का एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे कब? जब एक्स ए डैश का क्या हो? इंटीरियर पॉइंट। और एक्स को अगर ए डैश का इंटीरियर पॉइंट होना है तो एक्स को सेंटर मानकर अगर किसी आर रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो वो पूरा ए डैश में होना चाहिए। इसका नाम क्या है बच्चे? एस एक्स कोमा आर। और आप देख पा रहे हो एक्स जो है वो इसमें बिलोंग कर ही रहा है और ये बंदा पूरा का पूरा, ये वाला ओपन स्फीयर पूरा का पूरा किस में बिलोंग कर रहा है? ए डैश में। तो एक्स ए डैश का क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। तो ये एक्स ए डैश का क्या हो गया? इंटीरियर पॉइंट। और अगर ये एक्स ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है तो यही एक्स ए का क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। तो बच्चे ये डेफिनेशन है एक्सटीरियर पॉइंट की। नाम से पता लग रहा है कि जिस पॉइंट को एक्सटीरियर बोल रहे हैं वो ए सेट से तो क्या ही होना चाहिए? बाहर होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चे बाउंड्री पॉइंट। तो बच्चे लास्ट डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम 2 थ्योरम्स कर देते हैं और हमारा ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट। लिमिट पॉइंट वाली कल वीडियो जो आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप ध्यान से देखना बच्चे। और उसके बाद हम अपना अगले लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट शुरू कर देंगे। इसमें इतना ही पढ़ना है, इनफ है बच्चे, इतना काम। तो नेक्स्ट लिखें बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स। और इसके अंदर लिखें एक्स कोमा डी कोई मीट्रिक स्पेस है तो लेट एक्स कोमा डी बी अ मीट्रिक स्पेस, लेट ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको लिखकर फटाफट छोड़ देते हैं। ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एक्स। ए जो है वो एक्स का क्या है बच्चे? नॉन वॉइड सबसेट। इफ एक्स इज नाइदर इंटीरियर और नोर एक्सटीरियर ऑफ ए, नाइदर नोर एक्सटीरियर ऑफ ए। क्या मतलब है इस लाइन का? अगर एक्स ना तो ए का इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर, यानी एक्स नाम का कोई पॉइंट ना तो ए का इंटीरियर पॉइंट बन रहा ना ही एक्सटीरियर, तो फिर ये एक्स क्या कहलाएगा? देन एक्स इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। तो ये एक्स ए का क्या कहलाएगा बच्चे? बाउंड्री पॉइंट। यानी जो बिंदु ना तो ए के आंतरिक बिंदु हैं ना ही बाहरी बिंदु हैं, ना ही इंटीरियर और ना ही एक्सटीरियर, तो वो एक्स ए के क्या कहलाएंगे? बाउंड्री पॉइंट। तो बस ये डेफिनेशंस याद रखनी थी बच्चे। नेक्स्ट अब थ्योरम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा भीड़ा लिखूंगा बच्चे थ्योरम, क्योंकि अगली थ्योरम के अंदर वापस वही थ्योरम लिखनी होगी, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो बच्चे ध्यान से देखें। नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, अच्छी थ्योरम है दोनों। इन अ मीट्रिक स्पेस, या यहां से लिखो ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट, ए बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस इज
open if and only if it is union of family of open sphere. It is union of family of ओपन स्फीयर। समझते हैं बच्चे क्या कह रहा है? कहता कोई मीट्रिक स्पेस लेकर चलो, उसमें से कोई ए नाम का नॉन वॉइड सबसेट लेकर चलो। तो हम मीट्रिक स्पेस का नाम तो x, d रख देंगे और उसमें से एक नॉन वॉइड सबसेट ए नाम का उठा रहे हैं। पहले केस में ए को क्या लेकर चल रहे हैं? ओपन। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, खाली ओपन का मतलब भी ओपन सेट से ही है। तो आपको ए सेट कैसा दिया हुआ है? ओपन। तो कहता प्रूव करो इट इज किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। तो कहता ए बराबर होगा यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। ए को लिखा जा सकता है कई सारे ओपन स्फीयर के यूनियन के रूप में, ये हमें प्रूव करना है। और क्योंकि ये वाला सिंबल है इफ एंड ओनली इफ, तो कन्वर्स वाला पोर्शन भी करना पड़ेगा। कन्वर्स में गिवन क्या है? इट इज यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। इट इज किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। तो ए इस बार गिवन है कि वो बराबर है यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर, और प्रूव करेंगे कि वो ए सेट फिर कैसा होगा? ओपन। तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। पहले हिस्से में ए को ओपन सेट लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे ये वाली लाइन। फिर कन्वर्स में ये लाइन लेकर चलेंगे और ए को क्या प्रूव करेंगे? ओपन सेट। तो बच्चे इसको लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग लगाई हमने सबसे पहले प्रूफ। तो उस लाइन का मतलब क्या होता है वो भी लिख देंगे जब प्रूव करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले लिखा x, d क्या है क्वेश्चन में? मीट्रिक स्पेस। तो x, d इज अ मीट्रिक स्पेस। ए नाम का बंदा कोई नॉन वॉइड सबसेट है, तो ए भी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ x। ए x का क्या है? नॉन वॉइड सबसेट। फिर पहले हिस्से में ए को हम क्या लेकर चल रहे हैं? ओपन। यानी पहले हिस्से में ए एक ओपन सेट है, ये हम लेकर चल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? सपोज मानना ए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ओपन सेट। और प्रूव करेंगे ये वाली लाइन। और इट इज वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। तो क्या लिखेंगे? टू प्रूव, सिद्ध करना है इट इज यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। हमें ये लाइन प्रूव करनी है कि ये पूरा का पूरा ए सेट बराबर हो यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। यानी इस लाइन का मतलब क्या है? कई सारे ओपन स्फीयर को अगर जोड़ दें, यूनियन कर दें, तो पूरा का पूरा ए सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है वो लाइन में लिख के दिखाता हूं। दैट मीन्स टू प्रूव इट इज वर्ड का मतलब ए वो इक्वल होना चाहिए किसके? यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। और अब इस लाइन का क्या मतलब है? यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। तो वो देखें, यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। और इसको अगर मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो मुझे ये लाइन प्रूव करनी है कि ए सेट बराबर हो कई सारे ओपन स्फीयर के यूनियन के। अब कई सारे ओपन स्फीयर का मतलब अलग अलग सेंटर और अलग अलग रेडियस। तो मान लो पहला ओपन स्फीयर कुछ भी ले लिया x1, r1, जहां पर x1 सेंटर है और r1 रेडियस है। यूनियन करना है कई सारों का, यूनियन का साइन। ऐसे ही कोई x2 सेंटर, r2 रेडियस, और ऐसे ही करते करते कोई xn रेडियस और rn रेडियस, xn सेंटर और rn रेडियस। ये लाइन किस चीज़ को डिनोट कर रही है? यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। यानी कई सारे ओपन स्फीयर्स का यूनियन कर दें तो वो ओपन स्फीयर्स की फैमिली हो गई। भाई फैमिली का मतलब एक जैसे लोग, तो ये सारे ओपन स्फीयर है तो एक जैसे लोग हैं तो इनको फैमिली बोल दिया। और कई सारे ओपन स्फीयर है और उनका यूनियन है तो पूरा नाम क्या हो गया? यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। तो कई बच्चे तो थ्योरमों को देखते ही डर जाते हैं, जबकि थ्योरमों में कुछ नहीं होता बच्चे। अगर आप डेफिनेशन अच्छे से रट लेते हो जिस लैंग्वेज में आपको रटवाई गई है तो फिर ये चीज़ें अपने आप चलेंगी। तो बच्चे वापस सुने, थ्योरम में पहले पोर्शन में x, d मीट्रिक स्पेस है, ए कोई नॉन वॉइड सबसेट है। पहले हिस्से में इस ए सेट को क्या लेकर चल रहे हैं? ओपन। तो मानना ए एक ओपन सेट है और प्रूव क्या कर रहे हैं? इट इज यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। इट इज किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। ए को बराबर प्रूव करना है कि वो इस चीज के बराबर हो, और इसको मतलब हमें क्या प्रूव करना है? ए बराबर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। यानी ये लाइन लेकर आनी है, और इसको लाने के लिए एक ही चीज़ गिवन है, हमें गिवन है कि ए कैसा सेट है? ओपन सेट। बस यहीं से कहानी शुरुआत की। तो क्या लिखा? गिवन है ए जो है वो कैसा सेट है? ओपन सेट।
और अगर ए ओपन सेट है तो उसमें कम से कम एक ओपन स्फीयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर ए ओपन सेट है तो उसमें ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। तो हमने क्या लिखा, लेट x1 इज अ सेंटर एंड r1 इज अ रेडियस, और ये रेडियस हमने ऐसी मानी है कि ये रेडियस 0 से क्या है, बड़ी। तो क्योंकि ए ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा, तो पक्की बात है एस x1 r1 नाम का ओपन स्फीयर ए में होगा ही होगा। एक तो होगा ही होगा, ऊपर में बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही आप कहोगे मान लो कोई x2 नाम का सेंटर है, भाई ये तो होएगा ही होएगा, क्योंकि अगर कोई चीज ओपन सेट है तो उसमें ओपन स्फीयर तो होगा कम से कम एक, ऊपर में तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये तो हमें पता है कि अगर ओपन सेट है तो एक तो होगा ही होगा, और ऊपर में और भी हो सकते हैं, तो और ले लेते हैं, क्योंकि ओपन सेट है तो उसमें कई सारे ओपन स्फीयर हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, x2 को एक सेंटर और ऐसे ही r2 नाम की कोई रेडियस, जहां पर r2 रेडियस किससे बड़ी है, 0 से। तो इसको सेंटर मानकर इस रेडियस का अगर ओपन स्फीयर ड्रॉ करें तो उसको भी बिठा सकते हैं किस में, ए में, क्योंकि ए एक ओपन सेट है तो उसमें ओपन स्फीयर होंगे ही होंगे। ऐसे करते करते तो अभी तक थ्योरमों में सिर्फ हम एक ही बिठाते थे, क्योंकि एक के बिठाने पर भी ओपन सेट प्रूव हो जाता है। पर आज ओपन सेट तो गिवन है तो उसमें एक तो है ही, और ऊपर में कितने भी दिखा सकते हैं, तो हमने कई सारे दिखा दिए, क्योंकि आज हमें जो लाइन प्रूव करनी है उसमें कई सारे ओपन स्फीयर चाहिए। तो हमने कहा ऐसे ही कोई xn नाम का सेंटर लोगे और rn नाम की रेडियस लोगे, एंड rn इज अ रेडियस, rn नाम की कोई रेडियस ली जहां पर rn की वैल्यू किससे बड़ी है, 0 से। तो इससे भी सेंटर मानकर जब आप इस रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करोगे तो वो भी a में होगा ही होगा। अब बच्चे अगर इसको मार्क कर दे इक्वेशन 1, इसको 2, इसको अप टू n, क्योंकि डॉट डॉट का मतलब बीच में 3, 4, 5, 6 ऐसे इक्वेशंस भी थी। तो अगर इन सब सेटों का, इन सब चीज़ों का ऐड कर दें तो क्या लिखा, अगर 1, 2 अप टू n तक की इक्वेशंस को कंबाइंड करें तो बच्चे सभी में ये चीज़ देखो, इनका तो यूनियन कर दो, क्योंकि देखो a इसको भी रख रहा है, a इसको भी रख रहा है, a इसको भी रख रहा है। अब a में अगर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो जब इन सब का यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा a सेट बन जाएगा, क्योंकि ऐसे करके हम a के अंदर सारे ओपन स्फीयर अगर बिठा देंगे तो जब इन सभी सेटों का यूनियन करेंगे तो सारे के सारे a के एलिमेंट बन जाएंगे। तो सीधा लिख सकते हो 1, 2 और n से आप कंबाइंड रिजल्ट क्या लिख सकते हो, s x1 r1 यूनियन s x2 r2, यानी LHS की तरफ तो हमने यूनियन कर दिया, करते करते s xn rn, और ये सारे सेटों का यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा a सेट बन जाएगा। तो बराबर लिखकर क्या लिख देंगे, a, क्योंकि यूनियन कर दिया तो अब इसमें परफेक्ट एलिमेंट्स आ चुके हैं, और वो सारे एलिमेंट किसके बन चुके हैं, a के, क्योंकि ये सारे बंदे a में हैं। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो पूरा a सेट बन जाएगा। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर, और वो किसके बराबर आ गया, a के। यही तो हमें प्रूव करना था। तो क्या लिखोगे, दैट मीन्स यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। तो ये चीज तो रिप्रेजेंट कर रही है यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर, और वो बराबर किसके आ गया, ए के। तो इसको बॉक्स में बंद कर देना, यही लाइन हमें प्रूव करनी थी। अब कन्वर्स बुला रहे, कन्वर्स में जो चीज अभी अभी प्रूव की है वो तो गिवन है, और प्रूव करना है कि ए कैसा सेट होगा, ओपन सेट। तो मैं कन्वर्स बच्चे वहां करके दिखा रहा हूं। तो देखें बच्चे कन्वर्स, तो ये आप पोज करके पहले नोट कर लेना इतना काम। अब इसका कन्वर्स पोर्शन कर रहे हैं, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि बच्चों को स्टेटमेंट ही समझ नहीं आता इसका। बच्चे कन्वर्स में अपने को अब की बार गिवन क्या चीज़ है, तो मेरे पास थोड़ी सा स्पेस कम है तो आप एक ही लाइन में लिखना बच्चे। कन्वर्स के अंदर गिवन है ये लाइन, तो क्या लिखेंगे, इट इज यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। ये लाइन तो अपने को गिवन है, और इस लाइन का मतलब शब्दों में क्या होगा वो हम लिख देते हैं। इट इज किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए, और वो बराबर है यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर, यानी x x1 r1 x x1 r1 यूनियन s x2 r2 अप टू यूनियन s xn rn। ये चीज हमें गिवन है, क्योंकि हमें लाइन गिवन है, इट इज यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ ओपन स्फीयर। अच्छा, टू प्रूव में ए सेट को क्या प्रूव करना है, ओपन सेट। तो कन्वर्स पोर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला साइन था, ए बी एन ओपन सेट।
अब हमें रटी हुई है लाइन, अगर ए को ओपन सेट प्रूव करना है तो उसमें बस एक ओपन स्फीयर बिठाना है, ज़्यादा बैठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तो बैठना चाहिए, एक तो बैठा ही हुआ है। देखो कैसे, ये लाइन गिवन है तो इसको बुला लिया, ए बराबर गिवन है एस x1 कोमा r1 यूनियन एस x2 कोमा r2 अप टू यूनियन ऑफ एस xn कोमा rn। अब इस लाइन को ध्यान से समझो, ये खुद ही बता रही है कि ए तो ओपन प्रूव हो गया, इतने सारे बंदों को जोड़ने पर ए बन रहा है। तो सोचो अगर इसमें दो एलिमेंट है 1 2, इसमें 3 4, इसमें 5 6, तो इन सबको जब जोड़ रहे हैं तब जाकर ए बन रहा है। तो खुद का दिमाग लगाओ कि क्या ये सारे बंदे इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देखो मान लो इस सेट में दो एलिमेंट है, इसमें 4 हैं, इसमें 6 हैं, तो 2 4 और 6 यानी टोटल 12 एलिमेंट्स जोड़ने के बाद ए बन रहा है। यानी ए में तो ये सारे बंदे हैं, ए में तो ये सारे बंदे हैं, तभी तो ये इतने सारे सेटों को जोड़ने पर ए सेट बन रहा है। कोई चीज बहुत सारी चीजों को जोड़कर बन रहा है तो ये बड़ा सेट है, ये सारे तो छोटे छोटे बंदे हैं जो जुड़कर पूरा ए बनाएंगे। तो ए अपने अंदर इन सभी को ही रखेगा। तो इस लाइन से क्या लिख सकते हो, दैट मीन्स एस x1 कोमा r1 ए में है, ऐसे ये बंदा भी ए में है, और ऐसे करते करते लास्ट वाला बंदा भी ए में है। और बच्चे ये चीज़ें हैं क्या, ये जो अपने लिख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओपन स्फीयर। और अगर एक ओपन स्फीयर भी किसी सेट में बैठ जाए तो वो सेट कैसा होता है, ओपन सेट। तो ओवरऑल आप लिख सकते हो, सो ए इज एन ओपन सेट। तो ये तो प्रूव हुआ ही पड़ा था, एक ही बैठ जाता है तो ही ओपन सेट हो जाता है, ये तो कई सारे बैठ गए तो ए अपने आप में क्या प्रूव हो गया, ओपन सेट। तो बच्चे ये थ्योरम भी डन। अब नेक्स्ट थ्योरम लिख रहे हैं, इसी के जैसी है, इसीलिए मैं इसमें ही करेक्शंस करूंगा। तो आप लोग इसको फटाफट से पॉज करके नोट कर लो, और मैं ऊपर स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं। कल की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट पॉइंट के बेस पे 2 थ्योरम है बच्चे, और पेपर में आती ही आती है, तो ध्यान से सीख लेना। कल मैं क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन आपको बताया भी था, क्लोज सेट की 2 डेफिनेशन है, तो कल दूसरी डेफिनेशन भी करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे मैं स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूं, आप लोग फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। स्टेटमेंट है, A be a non-void subset of a metric space is open if and only if it is neighborhood of all of its points. It is, यहां से स्टेटमेंट चेंज हो गया, it is neighborhood of all of its points. Its वर्ड A सेट के लिए यूज हो रहा है बच्चे, A सेट के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या कहता है, प्रूव करो इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो बच्चे इसके अंदर ये जो मैंने लिखी है अभी अभी थ्योरम, उसी का ये वाला हाफ करना है। वो कैसे, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो बच्चे सबसे पहले तो लिखेंगे आप x, d क्वेश्चन में मैट्रिक्स स्पेस है, a कोई नॉन वॉइड सबसेट है x का। अच्छा, इस केस में a को पहले क्या लेकर चल रहे हैं, ओपन, ये चीज गिवन है। अब की बार प्रूव क्या कर रहे हैं, इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो पहले तो टू प्रूव वाली लाइन चेंज कर दी, तो क्या लिखा हमने, प्रूव करना है इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, ये प्रूव करनी है लाइन। इस लाइन का मतलब समझो, इट्स वर्ड ए के लिए यूज हो रहा है, तो अपने को लाइन क्या प्रूव करनी है, ध्यान से सुनना। दैट मीन्स टू प्रूव, तो इस लाइन का मतलब क्या प्रूव करना है, दैट मीन्स टू प्रूव। इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए। ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स का मतलब ए में अगर मान लो x1 x2 अप टू xn पॉइंट है, तो ए नेबरहुड होना चाहिए x1 का भी, x2 का भी, अप टू xn का भी। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ऑल का मतलब ये सारे पॉइंट्स, और इट किसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए। तो ए को प्रूव करना है कि वो नेबरहुड हो x1 का भी, x2 का भी, xn का भी। अगर ए नेबरहुड आ गया x1 का, x2 का, xn का, तो इसका मतलब ए नेबरहुड है अपने सभी पॉइंट्स का। तो यही लाइन हमें प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए गिवन क्या है, गिवन है इस हिस्से में ए एक ओपन सेट है। तो ये रही बच्चे थ्योरम लिख दी, बस आप इसके बाद स्पेस मत छोड़ना, सीधा ये लिखना। ए क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिलहाल ओपन। अगर ए ओपन है तो उसमें कम से कम एक ओपन स्फीयर तो होगा, और ऊपर में तो कई सारे हो सकते हैं। तो हमने कहा कोई x1 नाम का सेंटर और r1 नाम की रेडियस से जो एक स्फीयर ड्रॉ किया वो ए में होगा ही होगा, क्योंकि ए क्या है, ओपन सेट। और मैंने अभी अभी बताया है किसी भी ओपन स्फीयर में सेंटर तो होता ही होता है। तो ये लाइन लिखने के साथ साथ इसके आगे थोड़ा सा ये लिख देंगे x1 बिलोंग्स टू,
क्योंकि x1 इसका सेंटर है और सेंटर तो सेट में होता ही होता है, तो ये लिख दोगे। और आप अपनी इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन या नेबरहुड की डेफिनेशन देखो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल जाए तो a नेबरहुड हो जाएगा किसका, x1 का। तो आप इक्वेशन 1 इसको नहीं दोगे, ये लाइन तो लिख पाए क्यों, क्योंकि a क्वेश्चन में ओपन सेट है तो उसमें एक ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा, और जो भी ओपन स्फीयर इसमें होगा उसका सेंटर पॉइंट तो इसमें बिलोंग करेगा। और अगर ये लाइन कहीं लिखी जाती है तो नेबरहुड की डेफिनेशन यही होती है कि अगर x और a के बीच में कोई सेट बिठा दो तो ये इसका क्या कहलाता है, नेबरहुड। तो इस लाइन को आप लिख सकते हो a इज नेबरहुड ऑफ, किस पॉइंट का नेबरहुड है, x1 का। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट, ऐसे ही कोई x2 सेंटर ले लिया और r2 कोई रेडियस ले ली, और फिर सेंटर पॉइंट तो इसमें होगा ही होगा, तो x2 तो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। तो a नेबरहुड हो गया किसका, x2 का। तो इसको हटाकर क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज a इज नेबरहुड ऑफ x2। इसलिए कहा था ये वाली ही थ्योरम वापस लिखनी है। इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे करते करते आपने xn कोई सेंटर लिया, rn कोई रेडियस, क्योंकि a ओपन सेट है तो उसमें ओपन स्फीयर होगा ही होगा, तो ये बंदा भी इसमें होगा, और सेंटर पॉइंट तो स्फीयर में बिलोंग करता ही करता है, तो ये लाइन। तो बच्चे नेबरहुड की डेफिनेशन चेक कर लो, ये एज अ ओपन सेट का काम भी कर रहा है, क्योंकि हर एक ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। तो a नेबरहुड किसका हो गया, xn का। तो यहां से दैट इंप्लाइज a इज नेबरहुड ऑफ xn, और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, n। अब 1, 2 और n से आप फाइनली क्या लाइन लिख सकते हो, तो देखो 1, 2 और n से आप फाइनली लिख सकते हो a x1 का भी नेबरहुड है, 2 का भी है, n का भी है, तो इसका मतलब a नेबरहुड है इन सभी पॉइंट्स का। तो ये लाइन प्रूव हो गई। तो क्या लिखोगे यहां से, a इज नेबरहुड ऑफ x1 x2 अप टू xn, और ये क्या चीजें हैं, सारे पॉइंट्स हैं। तो क्या लिखेंगे, a इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो बच्चे थ्योरम का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। अब कन्वर्स में क्या करना है, तो उसके लिए आप पहले पोज करके यहां तक नोट कर लो। कन्वर्स में जो नीचे लाइन प्रूव की है वो तो गिवन है, और ए को ओपन सेट प्रूव करना है, और ओपन सेट प्रूव करने के लिए आपको पता है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ओपन स्फीयर बिठा के दिखाना है। और बच्चे बहुत ही ईजी है, तो फटाफट से लिख देते हैं। तो मैं ये मिटो रहा हूँ, कन्वर्स हेडिंग लगा रहा हूँ। कन्वर्स में ये लाइन तो गिवन है, ये लाइन का मतलब ये लाइन गिवन है, और ये लाइन गिवन है, तो इसका मतलब a नेबरहुड है x1 का, x2 का अप टू xn का, तो इसके बीच में कोई x पॉइंट भी होगा तो a नेबरहुड है x का भी, क्योंकि a गिवन है कि वो नेबरहुड है अपने सभी पॉइंट्स का। सभी पॉइंट में x1 x2 x3 बहुत सारे पॉइंट आएंगे, तो a इनमें से किसी x पॉइंट का भी नेबरहुड है, वो तो गिवन है। और प्रूव करेंगे कि a सेट कैसा होगा, ओपन सेट होगा। तो बच्चे देखते हैं, मिटोता हूँ और कन्वर्स हेडिंग लगा रहा हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे बच्चे। कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये चैप्टर ख़त्म। उसके बाद बच्चे बस लास्ट चैप्टर रह गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन। वो उन्हीं को समझ आएगा जिनको बस 4 डेफिनेशन और कल वाली लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन याद होगी। ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, ओपन सेट, क्लोज सेट और लिमिट पॉइंट, बस इतना अगर याद है तो नेक्स्ट चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएगा बच्चे। तो कन्वर्स हेडिंग फटाफट से लगा लो। सबसे पहले लिख दो गिवन। गिवन में अब की बार गिवन है a इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स, और इसको अगर और शब्दों में लिखें तो गिवन है दैट मीन्स a इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स का मतलब x1 x2 अप टू xn। तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं, उन सभी का ही नेबरहुड है, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, a बी एन ओपन सेट, और हम तो ये लाइन रट चुके हैं कि अगर किसी सेट को ओपन सेट प्रूव करना है तो बस उसमें एक ओपन स्फीयर बिठा दो, एक ही बैठते ही प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट है ये। अब जो चीज़ गिवन है उसको पहले बुला लो। तो गिवन है a इज नेबरहुड ऑफ, तो लिखा हमने a इज नेबरहुड ऑफ, कई सारे पॉइंटों का नेबरहुड है, x1 का भी है, x2 का भी है, xn का भी है, तो इसमें कोई ना कोई x पॉइंट भी होगा। भाई पॉइंट का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। भाई इस लाइन का मतलब है कि a नेबरहुड है, उसके अंदर जितने भी पॉइंट हैं, तो कोई भी x पॉइंट मान लेते हैं रैंडमली। सो a इज नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट x, इसमें से कोई पॉइंट x ले लिया, क्योंकि a तो सभी का ही नेबरहुड है, तो इसमें कोई अगर x पॉइंट होगा तो उसका भी नेबरहुड है। और अगर a नेबरहुड है x का, तो बच्चे नेबरहुड की डेफिनेशन लगा दो। तो क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। क्या होती है नेबरहुड की डेफिनेशन, अगर a x का नेबरहुड है
तो x और a के बीच में एक ओपन सेट तो एग्जिस्ट करेगा। तो क्या लिखोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, अगर गिवन ही है कि a नेबरहुड है x का, तो x और a के बीच में एक ओपन सेट तो होगा ही होगा, जहां पर g क्या है, एक ओपन सेट। और बच्चे ध्यान से देखें, g किसका काम कर रहा है, ओपन सेट। ये लाइन क्यों लिख पाए, क्योंकि लाइन गिवन है a नेबरहुड है x का। अगर a नेबरहुड है x का तो x और a के बीच में एक ओपन सेट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो x और a के बीच में g बिठा दिया, जहां पर g किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन सेट। और अब ध्यान से देखो, इतनी इतनी लाइन को बुला रहा हूं, लाइन अपने आप आ चुकी है, g कंटेन इन a, जहां पर g क्या है, एक ओपन सेट। और अगर g एक ओपन सेट है और जो कि a में जाकर बैठ गया, अगर एक भी ओपन सेट, बच्चे ओपन सेट का मतलब ओपन स्फीयर रखेगा ये, इस लाइन को और लिख लो आगे, क्योंकि g ओपन सेट है तो इसका मतलब उसमें एक ओपन स्फीयर होगा। तो क्या लिखेंगे, दैट मीन्स एस एक्स कोमा आर नाम का कोई ओपन स्फीयर g में होगा ही होगा, क्योंकि g एज अ किसका काम कर रहा है, ओपन सेट। और कोई चीज ओपन सेट है तो उसमें ओपन स्फीयर तो होगा ही होगा। अब पहले तो इस लाइन, इसके अंदर सेंटर तो होगा ही होगा, x बिलोंग्स टू एस एक्स कोमा आर। ये फिर किस में है, g में, और g कहता मैं किस में हूं, a में। तो ओवरऑल ये चीज किस में चली गई, a में। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, एस एक्स कोमा आर किस में चला गया, a में। अरे ये क्या चीज है, ओपन स्फीयर। और एक ओपन स्फीयर जिस चीज में भी बिठा दोगे तो वो सेट क्या प्रूव हो जाएगा, ओपन सेट। तो आप क्या लिखोगे, सो a इज एन ओपन सेट, यही आपको प्रूव करना था। तो बच्चे ये थ्योरम भी कंप्लीट। कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, तो वो क्लास देख लेना बच्चे, और साथ के साथ ये यूनिट ख़त्म। तो बच्चे कल की क्लास वाला वीडियो आने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप कह सकते हो कि मीट्रिक स्पेस में आपको 2.25 यूनिट्स बच्चे अच्छे से आते हैं, अगर आपने साथ साथ इसको याद किया है। और पढ़ लो पेपर बच्चे, जुलाई के लास्ट वीक में होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप तैयारी कर लें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।